अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट क़य्यूम सिद्दीकी और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार MB सुमरो। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हमारा प्रोग्राम सहाफ़ी का वक्त भी बदल चुका है। जी अब हम 11 बजे आपसे मुलाकात होगी लेट नाइट, और जो सारे दिन की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उनके हवाले से बात भी होगी माहिरीन के साथ और मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी। आज का जो सबसे बड़ी वक्त की तब्दीली है या वक्त ने पासा पलटा है वो नवाज शरीफ के लिए है। और नवाज शरीफ आज से तकरीबन 6 साल पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से एक अकामा के केस में नाअहल करार दिया गया था। पनामा का बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसका हदफ नवाज शरीफ और उनके अहले खाना रहे। सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने मिलकर उनको ताहयात नाअहल करार दिया था, मगर वक्त कुछ ऐसा बदला है कि आज सुप्रीम कोर्ट के एक 7 रुकनी बेंच ने अपने ही कुछ पुराने फैसलों को कूड़ेदान में फेंक दिया है। जी हाँ, उनमें सबसे बड़ा फैसला और अहम फैसला एक समीउल्लाह बलोच नाम के एक केस के साथ जुड़ा था जिसमें ताहयात नाअहली की सज़ा मुकर्रर की गई थी। आइन के आर्टिकल 62(1)F यानी सादिक और अमीन ना रहने वाले किसी भी शख्स के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच ने 6-1 की अक्सरियत से ये करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आर्टिकल 62(1)F की जो सज़ा ताहयात नाअहली मुकर्रर की गई थी वो गलत थी, और यूँ जो ताहयात नाअहली अब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए सुनाई गई थी वो आज के तारीख़ में वो बदल गई है, वो ख़त्म हो गई है। और ख़ास तौर पे जो अकामा वाला मामला था उसमें भी जो ताहयात नाअहली थी, अब उसमें भी ये सवाल नहीं कि ये नाअहली ताहयात है या 5 साल के लिए है। उसमें भी आज के फ़ैसले के नतीजा ये निकलता है कि अकामा वाले फ़ैसले में जो ताहयात नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी वो सज़ा ही ख़त्म हो गई है, गैर मौसर हो गई है। इसी वाले से हम बात करेंगे आज के फ़ैसले के हवाले से, मगर इससे पहले कि हम अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की तरफ जाएं और MB सुमरो साहब की तरफ जाएं, आपको सुनाते हैं अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान का वो इंटरव्यू जो आज उन्होंने फ़ैसले के फ़ौरन बाद मतीउल्लाह जान से बात करते हुए दिया। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है? जी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने 3 ब्रॉडली स्पीकिंग 3 डिक्लेरेशंस दी हैं। उन्होंने समीउल्लाह बलोच की जो जजमेंट है उसको ओवररूल किया एंड हेल्ड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 62(1)F इज कांट बी लाइफ लॉन्ग। और दूसरी उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ये होल्ड किया है कि 62(1)F की जो प्रोविज़न है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। मतलब उसका ये है कि वो जो लैंग्वेज है कि डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, उसके लिए कोई कानून चाहिए जो ये बताए कि वो कौन सी कोर्ट होगी जो ये डिक्लेरेशन देगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा, लोकस स्टैंडर्ड किसका होगा। तो उसके लिए एक कानून का होना ज़रूरी है, और जब तक वो कानून नहीं बन जाता तो उस वक्त तक 62(1)F जो है वो उसका वही मकाम होगा जो 62(1)D, E और G का है। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रेट के कॉन्शियस को अपील करना है। अगर उसके तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन होनी है तो उसके लिए जब तक कानून नहीं बताता उस वक्त तक जाहिर है वो नहीं हो सकता। अच्छा, इकामा वाले केस में जो नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, वाज दैट अ डिक्लेरेशन और उसका क्या स्टेटस है? आई थिंक जो आज की कोर्ट की रूलिंग आई है और समीउल्लाह बलोच भी ओवरटर्न हुआ है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि 184(3) और 199 के नीचे जो तमाम डिक्लेरेशन अब तक हुए हैं आई थिंक दे आर नलिटी नाउ। डिस्क्वालिफिकेशन वाले जी वो सब नलिटी हैं, बिकॉज ना ही सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3) ना ही हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून ने बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। तो अब इन फैसलों के बाद ट्राइब्यूनल के लिए क्या रास्ता रह जाता है? ट्राइब्यूनल के लिए तो आई थिंक इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ। द ट्राइब्यूनल्स विल हैव टू allow and let the people decide. Will have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)F.
आई थिंक जब तक वो कानून नहीं आ जाता जो पार्लियामेंट अब अगली आने वाली पार्लियामेंट देगी उस वक्त तक जो 5 साल मुद्दत वाला कानून था उसका क्या उसको दे लेफ्ट इट अनटच्ड। वो क्योंकि अंडर चैलेंज नहीं था तो कोर्ट ने उसको फिर एग्जामिन नहीं किया। बट जो कोर्ट की अब एनालॉजी या जो कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। आज के फैसले के बाद जो अगर कोई चैलेंज करता है 5 साल मुद्दत का जो कानून था, अब वो कानून इररेलेवेंट हो गया है या अभी भी उसकी अफादियत है? नहीं, एज वी स्पीक आई थिंक उसका तो अब यानी वो अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई इसलिए नहीं करेगा कि कोई भी डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62(1)(f) के वो सारे ही अब इस वक्त नॉन एस्ट हो चुके हैं। नॉन एस्ट से मुराद दे आर अ नलिटी, देयर आर नो डिक्लेरेशन सो टू स्पीक। जी अब्दुल करीम सदीकी साहब, 10 जनवरी आखिरी तारीख थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए कागजात नामजदगी, जिसमें नवाज शरीफ की कागजात की मंजूरी को भी चैलेंज किया गया था। जहांगीर तरीन भी हैं, कुछ दीगर भी हैं। तो अब मेरे ख्याल में तमाम रास्ते साफ़ हो गए हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन के मैदान में आने के लिए। मेरा ख्याल कि वो जैसे अटॉर्नी जनरल कह रहे थे, हमारी भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि 62(1)(f) के तहत जो भी डिक्लेरेशंस थे वो तो अदालत ने कहा कि इख्तियारी नहीं था, क्योंकि वो एब्रिज करता है अपना आपके फंडामेंटल राइट को और उसको, तो वो उसकी हारमोनियस नहीं की गई, बल्कि जो है ये रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। यानी उर्फ़ आम में हम इसको कहें जैसे कि 63A के अंदर 2 जज साहिबान ने कहा था कि जो चीज़ आइन में नहीं उसमें उसको आइन में डाल दिया, यानी आइन को रीराइट कर दिया। तो ये वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्होंने कहा कि ये इस हारमोनियस जो प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है। तो अब तो कोई डिक्लेरेशन राय नहीं जैसे कि है, तो जाहिर है वो उस सूरत में होता कि डिक्लेरेशन बरकरार रहता तो तब ये कानून उसके ऊपर लागू होता कि वो अगर होगा भी तो 5 साल की नाअहली होगी। तो जाहिर है जो लोग भी थे पार्लियामेंटेरियंस जिनको नाअहल किया गया था पर्टिकुलरली 62(1)(f) के नीचे, वो डिक्लेरेशन जो हैं वो ख़त्म हो गए। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको ज़रा एक और एंगल से देखें। एक तो ये है कि तायात नाअहली ख़त्म हो गई है, लेकिन एक और केस है जिसके अंदर एक सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया गया है। तो अगर अदालत के पास ये इख्तियार ही नहीं था, ठीक है, तो वो कैसे दे सकती है? तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली वो डिक्लेरेशन भी खत्म हो गया। अब वो सादिक और अमीन वाली फैसला भी फारग हो गया। आप ये कह रहे एम ए सोमरो साहब, आप तो एक तवील अरसे से इलेक्शन कमीशन को भी कवर करते रहे हैं और पिछले 6-7 साल के दौरान ये पनामा और अकामा के फ़ैसलों के बाद से जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल रही हैं और जिसके पीछे मैं समझता हूँ 5 जजेस थे पनामा बेंच के, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, इन्होंने तो बग़ैर ट्रायल के ही नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था, अगर आपको याद हो। और फिर जस्टिस एजाज़ अफसल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाज़ुल हसन, इन्होंने JIT बनवा के फिर पनामा के केसेस में ट्रायल हुए और उसमें सज़ाएँ भी हुई। तो आज पनामा और अकामा का ये सारा जो एक अदालती थिएटर था, आज उसके अंजाम पहुँच गया है। वो अपने अंजाम को आप कैसे देख रहे हैं सारे 6 साल? देखें, आज का जो फैसला है, आज का फैसला ये बता रहा है कि जैसे पॉलिटिकल हालात चेंज होते हैं, हमारी जुडिशरी के फैसले भी चेंज होते हैं। एक हालात में एक फ़ैसला, दूसरे हालात में दूसरा फ़ैसला। ये अदलिया की तारीख़ के हवाले से कोई अच्छा नहीं है। हमारी जुडिशरी की तारीख़ वैसे ही माजी की भी कोई अच्छी नहीं है। हमारे पास ये चौथी असेंबली थी जिन्होंने अपना टेन्यूअर 5 साल का मुद्दत पूरी की, मगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दत पूरी नहीं की। वो जुडिशरी की वजह से की। यूसुफ रज़ा गिलानी भी अदलिया के ज़रिए नाअहल हुए, नवाज शरीफ भी अदलिया के ज़रिए नाअहल हुए, और इमरान खान को पहली मरतबा हिस्ट्री में वो पार्लियामेंट ने खुद अदम-ए-एतमाद। लेकिन आप कह रहे हैं अदालती फैसले चेंज होते हैं, मगर यहाँ पे आप नहीं देखते कि ये सिर्फ बेचारे इन जजों का मसला नहीं था, इनके पीछे जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, देखिए उसका कोई वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट, आप पनामा बेंच की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं ये कह रहा हूँ पनामा बेंच के ऊपर आपके ख्याल में कोई दबाव नहीं था? जी जी, मैंने वही, क्या उनके इसमें कोई नियत का फतूर शामिल नहीं था आपके? ये फैसला ही देखें, जो पनामा केस के थ्रू उसमें 400 से ज़्यादा लोग थे, सिर्फ एक बंदा टारगेट हुआ, ये हकीकत है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है,
नीचे जुडिशरी के बजाय आप ऊपर से ही सजा देंगे, उनसे सारे हुकूक आप आईनी छीन रहे हैं, उनके साथ वो ज्यादती है। और पब्लिक के अवामी नुमाइंदे को रिजेक्ट करना और ऊपर लेके आने का सिर्फ एक ही अवाम के पास अख्तियार होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं है। ला मौजूद हैं, जो भी उस जुडिक्शन से बाहर निकलता है वो नाअहल कर दें, मगर नीचे से सजा है ना, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सजा दे देती है, पनामा में ऐसे हुआ है, तो वो गलत है। सही है। कयूम सिद्दीकी साहब, बात हो रही थी कि अगर ताहयात नाअहली ख़त्म भी हो गई तो पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है कि वो 5 साल तक मुद्दत रहेगी, तो अगर वो कानून भी बरकरार रहता, जो अब तो खैर उस कानून की भी ज़रूरत नहीं नवाज शरीफ को, क्योंकि अकामा वाला केस ही ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार ही नहीं है कि सुओ मोटो या आर्टिकल 184(3) के तहत किसी सियासतदान की इवन डिक्लेरेशन भी दे उसकी नाअहली की। तो अगर वो फैसला जो है अकामा वाला, वो स्टिग्मा तो रहता अगर ये डिक्लेरेशन का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट जो है उससे दस्तबरदार ना होती। स्टिग्मा तो अभी भी मौजूद है ना। मतीउल्लाह जान साहब देखिए ना, उसके अंदर क्या कहा था, उस पनामा बेंच के अंदर भी जो था वो यही कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। वो तो समीउल्लाह बलोच के फैसले की तनाजुर में जो है वो ये कहा गया, ताहयात हो गई। ठीक है, अब वो भी एक मैटर ऑफ आपके ख्याल में अकामा का फैसला अभी बरकरार है, या जब कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिक्लेरेशन देने का अख्तियार ही नहीं है 62(1)(f) के 184(3) में, तो क्या अकामा वाला फैसला भी कूड़ेदान में नहीं चला गया? मैं वही तो आपको कह रहा ना कि 62(1)(f) की किसी को सादिक और अमीन का डिक्लेरेशन देना या किसी को कहना कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इन दोनों सूरतों के अंदर जब एक इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इन दोनों फैसलों का फिर एक ही आप उसके ऊपर उसको कसौटी पे परखेंगे ना। तो अब ऐसी सूरत में जो है, मैं इसीलिए आपसे गुजारिश की थी वो जो 3 रुकनी बेंच बंद बैंकों की रसीदों के ऊपर जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था, तो वो भी एक डिक्लेरेशन ही था ना कि ये 62(1)(f) के तहत नाअहल नहीं है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये की कि भाई जनाब ये उनको डिक्लेयर। अब मुझे बताया ना कयूम साहब, आप तो तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, जजेस फैसले देते हैं, रिटायर होते हैं, पेंशन लेके घर चले जाते हैं, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफसल, जस्टिस अजमत सईद शेख आज ये घरों में बैठ के तमाशा देख रहे होंगे कि किस तरह उनके दिए गए फैसलों को कूड़ेदान में डाला गया है। मगर आपके ख्याल में अब जस्टिस एजाज अहसन तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हाँ, कल बुधवार अपनी बेंच बना के और फिर इसको रिवर्ट कर नहीं, बात ये है कि क्या जो माइनॉरिटी ये जो 6 साल गुजरे हैं, या अफरीदी साहब का, ये जो 6 साल 7 साल गुजरे हैं इस मुल्क और कौम के, आप समझते हैं ये ज़ाया हुए सुप्रीम कोर्ट के इस अदालती या सियासी इंजीनियरिंग के बायस जो पनामा केस में की गई? देखें मतीउल्लाह जान, हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो अब को देखें ना, तो 18 सितंबर के बाद से एक नई सुप्रीम कोर्ट का जन्म हमें नज़र आ रहा है। उससे पहले की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें हम ये देखें कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, बल्कि जो रेकोडिक जैसे मामला थे जो सेंसिटिव नौइयत के थे उस पर एक्सटेंड करके, और फिर जो है वो आपकी मईशत माली नुकसान उसके ऊपर हुआ। फिर HRC सेल बना के 184(3) को इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि एग्जेक्टिव जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया, और फिर यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 184(3) जो है वो 58(2)(b) का जो है मुतबादिल बन गया, सामने आ गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि किस तरह से जो है वो हुआ। अब शायद सुप्रीम कोर्ट जो है या वक्त जो है वो हमें इस लहज के ऊपर लेके आया कि अदालतें ना तो पॉलिटिक्स को रेगुलेट करना चाहिए उनको, और ना ही सियासी या इंतज़ामी मामलात के अंदर इस तरह मुदाखलत करनी चाहिए। ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम की किसको उसने मुंतखब करना है, किसको नहीं करना, और फिर ऐसी तरामीम जो डिक्टेटर के दौर के अंदर शामिल की गई और उसका बाकायदा तौर पर मकसद था कि कुछ लोगों को जो है सफाहस्ती से मिटाना है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारी अदालतें शायद जो है वो किसी न किसी तरह से अंडर इन्फ्लुएंस रही, और जुडिशल इंजीनियरिंग की जो है वो टर्म्स जो है वो लोगों ने कॉइन करना शुरू कर दी। अब भुट्टो का केस देख लीजिए, फैज़ाबाद धरना केस देख लीजिए, रेकोडिक का केस देख लीजिए, 184(3) के अंदर नाहलियाँ देख लीजिए, मतलब हर चीज़ जो है अब एक नया सफ़र की तरफ जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपना ही एहतसाब खुद कर रही है। और देखते हैं कि इसके बाद ये कितनी क्या होते हैं
आपने कहा जुडिशल इंजीनियरिंग का रास्ता रोकना मकसद था, तो आज का जो फैसला है एमबी सोमरो साहब, पहले तो चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का जो अख्तियार था फ़र्द वाहिद का, वो भी ख़त्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से जो है चीफ जस्टिस ने उस अख्तियार से दस्तबरदार हुए और 3 जजों की कमेटी बना दी। फिर ये जो सुओ मोटो का अख्तियार था, इसको हथियार के तौर पे, सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया, सियासतदानों को नाअहल किया गया, आउट किया गया। अब जब ये दोनों रास्ते बंद हो गए हैं तो आप समझते हैं कि अदालती इंजीनियरिंग का रास्ता भी अब बंद हो गया है और बहुत मुश्किल हो जाएगा? देखें, ये जो इस पीडीएम की हुकूमत में 2-3 चीज़ें जो हुई वो जुडिशरी के हवाले से वो अच्छी हुई हैं। एक तो जो सुओ मोटो का जो कानून है, चीफ जस्टिस ने उनको अपहोल्ड किया है, वो अच्छा है, क्योंकि अब 3 अगर सीनियर तरीन जजेस बेंच बनाएंगे और उसके हवाले से फ़ैसला करेंगे तो वो एक अच्छा होगा। वन मैन शो जो माजी में रहा है, जितने सुप्रीम कोर्ट पिटिशंस पे केस नहीं चलाती थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में, उतने उनसे ज़्यादा सुओ मोटो पे चलते थे। और जो ब्यूरोक्रेसी की जो अपॉइंटमेंट होती थी और कहीं किसको मुकर्रर होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, वो भी उड़ा दिया जाता था। तो वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि वन मन शो होगा नहीं। ये अच्छा है, मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें अच्छी हुई हैं। और ये जो सज़ा भी जो इलेक्शन एक्ट में ये लिख दिया गया है कि जिस आइन के आर्टिकल में सज़ा का तयन नहीं है तो इस सेक्शन के तहत उसकी सज़ा 5 साल होगी। तो अब इलेक्शन एक्ट के तहत मजीद 10 साल या 15 साल नहीं होगी आइन के किसी आर्टिकल। चलें, ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सब कुछ ओपन हो रहा है। खुली अदालत ही नहीं बल्कि अब बराह रास्त सारी दुनिया में ये नशियात भी देखी जाती हैं और ये दलाइल भी सुने जाते हैं। तो शफाफियत भी तारीख़ में कभी इतनी ज़्यादा शायद अदालती अमल के हवाले से नहीं रही जितनी अब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के आने के बाद हमें देखने को मिल रही है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कई से साहब मैं बात तो हम करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासत के अंदर और इलेक्शन के अमल के अंदर शफाफियत की, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी आज के फ़ैसले से इख्तलाफ किया है हस्बे मामूल और वो कहना क्या चाह रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे बात करूँ।